Hello dear student, today we will continue our previous lecture electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस के बारे में डील किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़ा इफेक्टेड अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टेंस एंड डिबाई-हैकेल-ऑनसेगर इक्वेशन एंड ग्राफ एंड कोलरॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इसमें फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर अपन को देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर है इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। फर्स्ट फैक्टर है इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। इंटर आयोनिक इंटरेक्शन फर्स्ट फैक्टर है। इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन यदि इंक्रीज होता है तो कंडक्टेंस, यदि आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी क्या होगी। इंटर आयोनिक इंटरेक्शन इंक्रीज होता है तो मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन क्या होती है बेटा, डिक्रीज। मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस, मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज, सो कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। आयन की मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज। सेकंड फैक्टर इंटर आयोनिक इंटरेक्शन के बाद में सेकंड फैक्टर यहाँ पर देखते हैं अपन, हाइड्रेशन ऑफ आयन या सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर है सॉल्वेंट या हाइड्रेशन ऑफ आयन। आयन का यदि हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन इंक्रीज, मतलब आयन का हाइड्रेशन इंक्रीज। हाइड्रेशन आयन का इंक्रीज कब होगा, जब देखिए यहाँ पर हाइड्रेशन इंक्रीज होगा तो साइज ऑफ हाइड्रेशन आयन, साइज ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन इंक्रीज। आयन की साइज इंक्रीज होगी तो मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टेंस भी क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो साइज यहाँ पर क्या हो रही है, हाइड्रेटेड साइज तो नॉर्मल साइज तो इंक्रीज है बट हाइड्रेटेड साइज यहाँ पर क्या है, डिक्रीज। ठीक है ना, तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, हाइड्रेटेड साइज इंक्रीज, सॉरी हाइड्रेटेड साइज डिक्रीज। स्मॉल साइज का हाइड्रेटेड साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्मॉल साइज का हाइड्रेटेड साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। और लार्ज साइज के कैटायन का हाइड्रेटेड साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो हाइड्रेटेड साइज डिक्रीज, मोबिलिटी इंक्रीज, सो कंडक्टेंस इंक्रीज। सो हाइड्रेटेड साइज, हाँ, तो कंडक्टेंस क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज। थर्ड फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इंक्रीज, विस्कोसिटी इंक्रीज तो मोबिलिटी डिक्रीज, सो कंडक्टेंस आल्सो डिक्रीज। ठीक है, थर्ड फैक्टर क्लियर है। फोर्थ फैक्टर है यहाँ पर टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोबिलिटी इंक्रीज होगी, सो कंडक्टेंसी वह भी क्या होगी, इंक्रीज। फिफ्थ फैक्टर है डायल्यूशन।
फिफ्थ फैक्टर क्या है? डायल्यूशन। तो डायल्यूशन का इफेक्ट देखना है अपन को, और ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायल्यूशन का। ठीक है, तो डायल्यूशन का क्या इफेक्ट रहेगा कंडक्टेंस पर। तो देखिए यहाँ पर डायल्यूशन का इंक्रीज करने पर, जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, पहले इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर है, और इसको आपने डाइल्यूट किया है। डाइल्यूट करने पर इसका आपने वॉल्यूम 10,000 लीटर कर दिया है। ठीक है, और इसमें पहले जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है वह है 1 मोल, और अभी भी इसके अंदर कितना प्रेजेंट रहेगा वह 1 मोल ही है ना। अभी भी कितना है इसके अंदर 1 मोल्स ही है ना। या बोल सकते हैं कि 1 मोल्स मतलब यहाँ पर है 1 मोल्स मतलब यहाँ पर 10 आयन्स हैं या 100 आयन्स हैं। कितने आयन्स है इसमें? 100 आयन है। और आपने इसको डाइल्यूट करके कितना कर दिया? डाइल्यूट करके 1000 टाइम्स, तो 10,000 टाइम्स आपने डाइल्यूट किया है। तो इसमें नंबर ऑफ आयन्स मान लें कि 120 आयन इसके अंदर हो चुके हैं, 120 आयन। तो डाइल्यूशन के इंक्रीज करने पर, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर, डाइल्यूशन इंक्रीज, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज। सो कंडक्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि कंडक्टेंस डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयन्स पर। और देखिए यहाँ पर डाइल्यूशन इंक्रीज, तो डाइल्यूशन इंक्रीज किया है आपने। तो पहले आप यहाँ पर देखते हैं कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की कंडक्टेंस क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी। 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपने लिया और एक 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ वॉल्यूम यहाँ पर लिया। तो इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे? कम होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो डाइल्यूशन इंक्रीज नंबर ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन्स क्या हुए? डिक्रीज। नंबर ऑफ आयन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिक्रीज। सो कंडक्टिविटी भी क्या होगी बेटा यहाँ पर? डिक्रीज। क्लियर है दोनों पॉइंट? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन्स तो क्या हुए हैं? डिक्रीज हुए हैं, इसलिए कंडक्टिविटी भी क्या हुई है यहाँ पर? डिक्रीज। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं किसको? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस को। इसको देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस को। ये 5th फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स को आपको राइट डाउन कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो हमारे लिए था वी वॉल्यूम की कंडक्टेंस लेमडा इज इक्वल टू क्या था? कप्पा इंटू वी। अब इस वी को अपन ने दो तरह से डिफाइन किया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए एंड मोलर कंडक्टेंस के लिए। ठीक है, तो डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर, डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर कप्पा तो डिक्रीज होता है बेटा, है ना। कप्पा तो क्या होता है? डिक्रीज। बट वॉल्यूम इससे कंपेयर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ता है आपको। सो वॉल्यूम आर डोमिनेंट इन कंडक्टिविटी। वॉल्यूम फैक्टर आर डोमिनेंट इन कंडक्टिविटी। तो वॉल्यूम यहाँ पर डोमिनेट करेगा, तो वॉल्यूम डोमिनेट करेगा तो लेमडा वॉल्यूम डोमिनेट करेगा तो क्या होगा? सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस बोथ आर इंक्रीज
बोथ आर इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ठीक है ना, बोथ आर इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन को इंक्रीज किया है आपने, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया है सॉल्यूशन को, तब जाके नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। थोड़ा बहुत डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस में इतना फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया है आपने, डाइल्यूट किया है तो नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं और वॉल्यूम इज डोमिनेंट ओवर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी है ना। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा यहाँ पर डाइल्यूशन करने पर, दोनों ही क्या होंगी यहाँ पर इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर से आपको ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस का डाइल्यूशन का साथ में, ओके। चलिए तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस, ओके। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं अपन डिबाई हकल, नेक्स्ट टॉपिक डालिए डिबाई हकल ऑनसेगर, डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन एंड ग्राफ, डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन एंड ग्राफ है ना। इस पॉइंट को देखते हैं, टॉपिक को, डिबाई हकल ऑनसेगर, ठीक है। डिबाई हकल ऑनसेगर या इसको बोलते हैं DHO, DHO इक्वेशन एंड ग्राफ, ठीक है। तो डिबाई हकल इक्वेशन क्या है यहाँ पर, इक्वेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन है ना। तो यहाँ पर डिबाई हकल DHO इक्वेशन, DHO इक्वेशन है यहाँ पर, इक्वेशन लिख लीजिए लेमडा m इज इक्वल टू लेमडा m इन्फिनाइट माइनस b रूट c, ये इक्वेशन है। लेमडा m क्या है बेटा यहाँ पर, लेमडा m है यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन, लेमडा m इन्फिनाइट है यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन मतलब आपने डाइल्यूट बहुत ज़्यादा कर दिया, इन्फिनाइट डाइल्यूशन है ना। C यहाँ पर है कंसंट्रेशन और B है यहाँ पर DHO कांस्टेंट, DHO कांस्टेंट, इट्स डिपेंड ऑन, इट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर, DHO कांस्टेंट, ठीक है। तो DHO कांस्टेंट, दो कांस्टेंट होते हैं इसमें, एक तो होता है इसमें एसिमेट्रिक कांस्टेंट है ना, एसिमेट्रिक कांस्टेंट, और एक होता है इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोफोरेटिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट का सम होता है ये DHO कांस्टेंट, और किस पर डिपेंड करता है ये, नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स पर एंड टेम्परेचर पर। एसिमेट्रिक कांस्टेंट है इनकी आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ध्यान रखना चाहो तो एसिमेट्रिक कांस्टेंट जो उसको 20 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 8.20 इंटू 10 टू द पावर 5 एप्सिलॉन r अपॉन एप्सिलॉन r t की पावर 3/2,
ठीक है। और एसिमेट्रिक कांस्टेंट होता है 8.24 इंटू 10⁻⁴ अपॉन एप्सिलॉन r t की पावर 1/2 एंड नीटा। इस तरह से इसमें फॉर्मूला होता है इनका, वो आपको देख लेना है। वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, वो आगे की क्लासों में पूछा जाता है, हाई क्लास में BSc MSc वगैरह में आते हैं ये, नेट वगैरह में। एसिमेट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट से मिलकर बनता है ये। इसमें देखिए एसिमेट्रिक कांस्टेंट डोमिनेट होगा इलेक्ट्रोफोरेटिक कांस्टेंट पर। इस तरह से ये इक्वेशन लैम्डा EQ भी लिख सकते हैं अपन, लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा EQ इन्फिनाइट माइनस b√c लैम्डा m के लिए। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c है यहाँ पर, और y एक्सिस पर क्या है यहाँ पर c कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस। और यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहें यहाँ पर, तो ये ग्राफ है यहाँ पर। इस ग्राफ में आप देखिए y एक्सिस पर है लैम्डा EQ, या हो सकता है लैम्डा m, और यहाँ पर है आपका √c। तो इधर जाने पर तो बेटा क्या होगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और इधर जाने पर आपका क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपकी कंसंट्रेशन 0 होगी, बट डाइल्यूशन क्या होगा, इस पॉइंट पर इन्फिनाइट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा आपका वह इस तरीके से आएगा, ये ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c का। और इस ग्राफ के पॉइंट को यदि एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो आप, इस ग्राफ के पॉइंट को यदि एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाता है तो एक पॉइंट पर कट होता है, और ये पॉइंट आपको लैम्डा EQ इन्फिनाइट या लैम्डा m इन्फिनाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ है ये वाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, KCl, HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट, तो वह क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और इस तरह से इसका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये इक्वेशन केवल किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी ये ग्राफ बनाया गया है, डाइल्यूशन और लैम्डा EQ के वर्सेस, तो उसका ग्राफ इस तरीके से आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो ये किसका है लिए हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक एसिड जैसे कि CH3COOH, H3PO3, वीक एसिड। ठीक है, और इस ग्राफ के यदि पॉइंट को आप एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो तो आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड आउट नहीं होती है। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हैं अपन ग्राफ में, क्या रिजल्ट है। तो डाइल्यूशन का देखिए, यहाँ पर आपने डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन का इफेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ज़्यादा होता है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन in weak electrolyte is more compared to strong electrolyte, but strong electrolyte conductance always greater than weak electrolyte।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के, बट डाइल्यूशन का इफेक्ट किस पर ज़्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ज़्यादा होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, इफ ग्राफ एक्स्ट्रा प्लॉट we find lambda eq infinite या lambda m infinite for strong electrolyte but weak electrolyte lambda eq या lambda m infinite are not find from this graph. So DHO ग्राफ या ग्राफ ये मतलब इक्वेशन से किसके लिए वैलिड है, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इन्फिनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टेंस के लिए ही वैलिड है ये, है ना। तो ये हो गया DHO ग्राफ एंड DHO इक्वेशन, ठीक है। तो ये याद रखिए आप थोड़ा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोलराउस लॉ के बारे में। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, कुर्बान हुआ एक जान तो क्या सू जान तेरे रखवाले हैं। ओह ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन किसको, कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ की क्या है, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of equivalent conductance of cation and anion at infinite dilution। देखो कोलराउस लॉ किसके लिए है, ये तो एक तो बात है यहाँ पर, इट इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ वैलिड फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए वैलिड है ये, है ना। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के, जैसे कि NaCl है, इस NaCl को आपने इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो इसमें कैटायन Na प्लस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, और Cl माइनस का भी इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस होगा एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर। तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन एंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो आयंस का अपना एक स्पेशल या सेपरेट कंट्रीब्यूशन होगा कंडक्टेंस में, जिसे अपन आयनिक कंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of an electrolyte are equal to sum of ionic conductance of cation and anion, सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। इसका मतलब है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ओके। चलिए
तो ये तो हो गया कोलराउस लॉ। अब देखिए यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस, जैसे Cl माइनस का आयनिक कंडक्टेंस यहाँ पर आ जाता है 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो वह Cl माइनस यदि NaCl के साथ में हो तब भी उसकी वैल्यू ये रहेगी, चाहे वह BeCl2 के साथ में रहे तब भी यही वैल्यू रहेगी, चाहे वह KCl के साथ में हो तब भी वही उसकी Cl की वैल्यू क्या रहेगी, 300 ही रहेगी। ठीक है, तो ये जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेनली जो कोलराउस लॉ है वह किसके लिए गिवन था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए ही गिवन था। इसको मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में IUPAC ने चेंज किया है, और मोलर कंडक्टेंस के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होगा लैम्डा m इन्फिनाइट इज इक्वल टू m इज केटायन प्लस n आयन प्लस n, है ना। और यहाँ पर जो m एंड n है, m है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन, और n है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन। ठीक है, इस तरीके से एक मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला है, उसमें लैम्ड कैटायन अपॉन Z प्लस एनायन अपॉन Z माइनस, और Z प्लस है यहाँ पर, Z प्लस क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑन कैटायन, और Z माइनस है यहाँ पर चार्ज ऑन एनायन। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलराउस लॉ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, है ना। ओके, तो जैसे कि आपने लिया है यहाँ पर MgCl2, तो ये डिसोसिएट होगा Mg प्लस 2Cl माइनस में। तो Mg के लिए M की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पर 1, और N की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 2, यहाँ पर Z प्लस की वैल्यू कितनी होगी 2, और यहाँ पर Z माइनस की वैल्यू कितनी होगी 1। बात समझ रहे? इस तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 तो यदि डिसोसिएट होगा तो 2Al प्लस 3SO4 माइनस 2, तो यहाँ पर M की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3, Z प्लस की वैल्यू 3 और Z माइनस की वैल्यू 2। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अपन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको कोलराउस लॉ एंड DHO इक्वेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ